नहीं, नहीं आऊंगी। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ नवीन। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। घुट घुट कर रह गई मैं तुम्हारे साथ। सच कहती हूँ, अगर हमारा एक बेटा नहीं होता तो मैं कब का अपनी जान देकर कहानी खत्म कर देती। मैं बस अपने बच्चे के आगे मजबूर हूँ। मुझे पता है कि अगर मैंने अपने आप को कुछ कर भी लिया तो तुम्हारा क्या भरोसा। तुम्हारे लिए तो हजार लड़कियां हैं। दिन रात फोन पर लड़कियों के साथ चिपके रहते हो। जिंदगी तो मेरे बच्चे की बर्बाद होगी। तुम तो दूसरी शादी कर लोगे। बस बच्चे का मुंह देखकर मैं इस दुनिया में हूँ, कहते हुए प्रियंका रोने लगी। प्रियंका के रोने से नवीन का गुस्सा और भी बढ़ता गया और प्रियंका को डांटते हुए कहने लगा, तो कब तक रहोगे अपने मायके। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे सारे खर्चे देख लेंगे। रह लोगे पूरी जिंदगी वहां पर। माँ बाप देखे या ना देखे, तुम कौन से मेरे खर्चे देखते हो, और वो तो मेरे ऊपर है नवीन, कि मुझे पूरी जिंदगी कहाँ बितानी है। लेकिन इतना तो तय है, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तुम्हारी हरकतें देख देख कर मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा भी बड़ा होकर कल को अपनी पत्नी के साथ वही सब कुछ करे जो तुम मेरे साथ करते हो। कहते हुए प्रियंका ने फोन काट दिया और फूट फूट कर रो पड़ी अपनी किस्मत पर। क्या किस्मत लेकर पैदा हुई थी वह भी। पैदा होते ही माँ गुजर गई। बाप ने कुछ सालों बाद दूसरी शादी कर ली। नई माँ ने आते ही अपना रंग दिखा दिया। मायके में भी कभी सुख से नहीं रहने दिया, लेकिन उनके बच्चों ने भरपूर प्यार दिया। बेटे बेटियों ने सगी बहन से बढ़कर प्यार किया। बाप से तो कोई मतलब ही नहीं था, वह अलग ही पी के पड़ा रहता था। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए तो बच्चों को देखकर माँ ने भी धीरे धीरे प्यार जताना शुरू कर दिया। अब जब प्रियंका बड़ी हो गई तो प्रियंका की शादी की बातें होने लगी। बाप पहले से ही शराबी था तो किसी का ध्यान ही नहीं था। किसी जानने वाले ने नवीन का रिश्ता बता दिया। नवीन देखने में तो अच्छा खासा था, परिवार भी बड़ा था। नवीन के पापा नरेंद्र जी सरकारी नौकरी करते थे। नवीन के दो भाई और एक बहन थी। छोटी बहन लक्ष्मी नवीन से 2 साल छोटी थी, लेकिन उसकी शादी नवीन से पहले ही हो गई थी। दोनों भाइयों की भी शादी हो चुकी थी और उनकी पत्नियां भी साथ में रहती थी। कुल मिलाकर 13-14 लोगों का परिवार था। प्रियंका भी आम लड़कियों की तरह अपने मन में हजार सपने लेकर, हजार अरमान लेकर ससुराल आई थी। शुरू शुरू में तो सब कुछ सही रहा। प्रियंका देखने में तो खूबसूरत थी, समझदार भी थी। प्रियंका अपने दोनों जेठानियों से भी खूबसूरत थी। नवीन भी अपनी नौकरी पर ध्यान देता, सुबह निकल जाता, रात को आता। काफी अच्छी जिंदगी चल रही थी। लेकिन अचानक से न जाने नवीन को क्या हुआ। वह अपनी नौकरी छोड़ बैठा और घर पर रहने लगा। पूछने पर कोई न कोई बहाना बना देता। नौकरी न होने के बाद भी दिन भर घर से गायब रहता। धीरे धीरे जब उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई तो प्रियंका से पैसे भी मांग करने लगा। ऐसे ऐसे बहाने बनाता, ऐसी ऐसी बातें करता जैसे कल उसे नौकरी मिल जाएगी, वह भी अच्छी खासी तनख्वाह के साथ। प्रियंका हर बार उसके झांसे में आ जाती और जो उसके पास पैसे बचे थे धीरे धीरे करके उसकी सारी जमा पूंजी उसने नवीन को दे दी। प्रियंका के हाथ में 1 रुपया भी नहीं रह गया था। नवीन ने खुद के पास तो पैसा नहीं छोड़ा, बाकी जो थोड़ा बहुत प्रियंका के पास था वो भी ले लिया। लेकिन अभी तक नवीन की नौकरी का कोई भी अता पता नहीं था। जब पैसों की तंगी महसूस होने लगी तो दोबारा से उसने नौकरी शुरू कर दी और फिर वही हाल। 2 महीने नौकरी करता, 2 महीने बाद ही छोड़ के बैठ जाता और दिन भर फोन पर लगा पड़ा रहता। क्या दिन क्या रात समझ में ही नहीं आता कि फोन पर आखिरी इतनी बातें किससे चलती हैं। जब प्रियंका पूछती तो सीधे कहता, तुम क्या समझोगी, ऑफिस का काम है। अगर तुम चाहती हो कि मैं नौकरी करूं तो मुझे रोका टोका मत करो। नवीन की मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर प्रियंका भी शांत हो जाती। नवीन की आदत थी, वह जब भी प्रियंका कुछ पूछती या थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान देती तो वह तुरंत ही मीठी बातें करके प्रियंका को अपने झांसे में ले लेता और वह बेचारी हर बार पति की बातों को सच मान जाती। लेकिन नवीन अब धीरे धीरे गलत रास्ते पर चला गया था। दिन रात वह फोन पर किसी लड़के से बातें करता और प्रियंका से झूठ बोलता कि ऑफिस की बातें हो रही है। 2 महीने नौकरी करता, फिर 2 महीने बैठ जाता और जब भी कभी उसे पैसों की जरूरत पड़ती तो नरेंद्र जी से पैसों की मांग करता और जब नरेंद्र जी पैसे देने से मना करते तो चिल्लाने लगता, चीखने लगता, इतना हो हल्ला मचाता कि बेचारे नरेंद्र जी घबराकर उसके आगे पैसे फेंक देते।
बस यही तो चाहता था नवीन, उसे तो बस पैसों से ही मतलब था। पैसे उठाता निकल पड़ता। जब उसे नरेश जी से इतनी आसानी से पैसे मिलने लगे तो फिर नौकरी की तो उसे और भी जरूरत नहीं रही। नवीन को बस खुद से मतलब रह गया था। 2 साल का बेटा हो गया। बेटे तक के खर्च के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। अगर बेटा कभी चॉकलेट के लिए बोल भी दे तो नवीन की ऐसी हालत हो गई कि उसे चॉकलेट भी लाकर नहीं दे सकता। जाने सारे पैसे कहाँ उड़ाकर रहता था। और फोन फोन तो ऐसा हो गया था कि 24 घंटे में 20 घंटे तो फोन पर लगा रहता और कभी भी किसी के सामने बातें नहीं करता। पूछने पर साफ साफ वही जवाब कि ऑफिस की बातें हो रही है, काम की बातें हो रही है। जब कभी प्रियंका फोन चेक करना चाहती तो फोन का पैटर्न ही पता नहीं होता और जब कभी चिढ़कर नवीन से स्पीकर ऑन करने को कहती तो तुरंत वहां से चला जाता और 10 मिनट बाद प्रियंका के पास आकर किसी लड़के से बातें करते हुए स्पीकर ऑन करके तुरंत प्रियंका को सुना देता कि देखो लड़के से बातें कर रहा हूँ। बस प्रियंका बेचारी उल्लू बन जाती और दोबारा से वह बाहर जाकर फोन काटकर शुरू हो जाता लड़कियों से बात करना। लेकिन कहते हैं ना कि ये सब ज्यादा दिन तक छुपाए नहीं छुपता। प्रियंका को भी नवीन का पता चल गया था। नवीन की हरकतों की वजह से पूरे घर के लोग उसे भला बुरा कहने लगे थे। कोई भी नवीन से प्यार से बातें नहीं करता, न भाई न बहनें न भाभियां, यहाँ तक कि नरेश जी भी उसकी हरकतों से तंग आ गए थे। ले देकर यशोदा जी थी जो बेटे के प्यार में कुछ भी नहीं कह पाती। माँ तो माँ होती है। नवीन की हरकतों से यशोदा जी भी दुखी थी। नवीन अक्सर रात को घूमने निकल जाता तो घर भी नहीं आता। कहते हैं ना कोई भी चोरी ज्यादा दिन तक छुपाई नहीं जा सकती। आखिरकार प्रियंका को पता चल ही गया कि नवीन रात रात भर किसी लड़के के साथ किसी होटल में या कहीं दूसरी जगह रहता है। अब भला इतना सब कुछ होने पर कौन पत्नी बर्दाश्त कर सकती। ऊपर से नवीन की हरकतें, उसकी वजह से प्रियंका की कोई भी इज्जत नहीं रह गई थी घर में। वह कहते हैं ना जिसके पास पैसा है उसी के पास इज्जत होती है, बिना पैसे वालों की कोई भी इज्जत नहीं होती। शादी के बाद औरतों की कुछ छोटी छोटी चीज ऐसी चीजें होती है जो न कही जा सकती है और न किसी से बताई जा सकती है। डेली यूज की कुछ भी ऐसी चीज होती है जो आते जाते कहीं से भी खरीद ली जाती है। लेकिन प्रियंका की हालत ऐसी थी कि उसके पास क्रीम पाउडर तो दूर की बात, ढंग की लिपस्टिक न बिंदी कुछ भी नहीं था। पैसे न होने की वजह से बेचारी कहीं भी आने जाने से कतराने लगी। सास ससुर के सामने वो हाथ नहीं फैलाना चाहती थी। कभी भी अगर किसी भी चीज की डिमांड करती तो नवीन उसे ही उल्टा सीधा सुनाने लगता। इतने सारे बहाने बनाता कि यहाँ पैसा देना है, वहाँ पैसा देना, यह करना है, सैलरी आई खत्म हो गई, पता भी नहीं चला। बेचारी कुछ भी नहीं कर पाती। कभी कभी तो उसे जी में आता कि नवीन को छोड़कर चली जाए। लेकिन कोई भी रिश्ता इतनी आसानी से नहीं टूटता। रिश्ता तोड़ने के लिए पहले खुद को तैयार करना पड़ता है। खास करके पति के साथ रिश्ता तोड़ना इतना आसान नहीं होता। प्रियंका के मन में बहुत बार विचार आया, लेकिन बच्चे का मुंह देख के वह सब कुछ सह जाती। मायका भी तो इतना मजबूत नहीं था किसके भरोसे इतना बड़ा कदम उठाती। वह इस घर में अपने दोनों जेठानियों को इतना बंद सवर कर नई नई साड़ियां पहनते देखती तो प्रियंका को तकलीफ जरूर होती थी, लेकिन वह सबकी खुशी में खुश रहती थी। कभी भी उसने किसी के सामने मुंह नहीं खोला था। जो जितना भी था उतने में ही खुश थी। दिन रात भगवान से बस यही प्रार्थना करती थी कि नवीन को कम से कम इतनी बुद्धि दे दे कि वह अपने परिवार की ओर ध्यान दे सके। अब धीरे धीरे करके प्रियंका उदास रहने लगी थी। खुद में ही सिमट सी गई थी, हार गई थी। वह नवीन को समझाते समझाते, जिसका पति ही नालायक निकल जाए तो पत्नी की भी वहाँ कहाँ इज्जत होती है। हर छोटे छोटे काम के लिए प्रियंका को ही आवाज दी जाती थी। घर में और भी बहुएं थी, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि उन लोगों को बुलाए। गर्मी की छुट्टियों में जब लक्ष्मी 10 दिन के लिए मायके आई तो प्रियंका की हालत देख उसे उस पर बहुत ही तरस आया। माँ से वह नवीन के बारे में पहले ही सुन चुकी थी, लेकिन प्रियंका को देखते ही उसका कलेजा मुंह को आ गया। इतनी अच्छी खासी हंसती खेलती लड़की इतनी शांत कैसे हो गई।
न चेहरे पर रौनक, न होठों पर मुस्कुराहट। ऐसा लगता जैसे एक जिंदा लाश बन के रह गई है वह। घर के कामों में खुद को इतना व्यस्त कर ली, फ्री टाइम में सबके साथ बैठती जरूर थी, लेकिन कभी भी खुलकर हंस नहीं पाती। प्रियंका की हालत देख लक्ष्मी ने उसे अकेले में समझाया, भाभी, अगर औरत चाहे ना तो कैसा भी मर्द रहे उसे संभाल सकती है। तो मैं क्या करूं दीदी, आप ही बताओ, कैसे समझाऊं आपके भैया को। भाभी, समझाने की जरूरत ही नहीं है, न ही भैया से लड़ने की जरूरत है, न कुछ भी पूछने की जरूरत है। आपको सब कुछ पता है तो फिर आप ऐसा बड़ा कदम उठाओ ना कि भैया के ऊपर असर पड़े। कुछ नहीं असर पड़ेगा दीदी, मैंने सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया कि उनकी जैसी मर्जी वैसे करते रहे। भाभी, जिंदगी बहुत बड़ी है, आप दोनों के चक्कर में बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। ऐसा नहीं कि एक औरत अगर अपने पर आ जाए तो कुछ ठान ले तो उसे पूरा नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती है, बस उसे हिम्मत जुटाने की जरूरत है। मैं तो कहती हूँ भैया को सुधारने के लिए आप जो भी करना चाहती हैं, आपको जो भी सही लगे आप करो, मैं आपके साथ हूँ। मम्मी को मैं समझाऊँ, पापा को मैं समझाऊँ, कोई भी आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा। लक्ष्मी बार बार प्रियंका को समझाती, उससे बार बार कहती कि अपनी अहमियत जानबूझकर नवीन के सामने लाओ, उससे एहसास दिलाओ कि उसे तुम्हारी ज़रूरत है। उसके आगे पीछे घूमना बंद करो, टाइम टाइम पर चाय पानी खाना देना बंद करो, बिल्कुल इग्नोर करो। लक्ष्मी की बातें कहीं ना कहीं प्रियंका को भी सही लगी। एक आखिरी आशा की किरण दिखाई दी, शायद ऐसा कुछ करने से हो सकता है नवीन के ऊपर कोई असर पड़े। पूरी रात सोचने के बाद आखिरकार उसने भी डिसाइड कर लिया कि कल किसी भी कीमत पर वह मायके जाएगी, और अगले दिन अपने भाई को बुलाकर चली भी गई। लक्ष्मी ने प्रियंका को जाते जाते कह दिया कि यहाँ की चिंता न करें, वह मम्मी पापा को संभाल लेगी, बस जो भी करना सोच समझ कर करना। प्रियंका चली तो गई, लेकिन नवीन को इसके बारे में कानों कान खबर न मिली। इधर लक्ष्मी ने अपनी माँ को सख्त मना कर दिया था कि वह किसी भी कीमत पर नवीन के लिए चाय पानी लेकर नहीं जाएगी। बाकी दोनों भाभियां तो पहले से ही नवीन से दूर रहती थी। यशोदा जी ही थी जो प्रियंका के न रहने पर नवीन का ध्यान रखती थी, लेकिन उनको भी बेटी से ने कसम देकर मना कर दिया। अब बेचारी नवीन को कुछ भी अपने हाथों से नहीं देती थी, और नवीन जिसे आने से पहले ही प्रियंका सारी तैयारी करके रखती थी, तुरंत उसके आगे प्लेट लगा देती थी, वही नवीन आज पहली बार रोटी सब्जी खाकर सो गया। अब उसके खाने से पहले जैसा स्वाद नहीं था, न घी था, न सलाद का पत्ता था, न चटनी पापड़, कुछ भी नहीं था। रूखा सूखा जो भी बनता वही खा लेता, और जब भाइयों के खाने का टाइम होता तो भाभियां अच्छे से खाने की थाली लगाकर ले जाते। तब उसे प्रियंका की याद आती। घर में सब लोगों ने धीरे धीरे करके नवीन से बोलना भी छोड़ दिया था। नवीन को ऐसा लगता जैसे वह उस घर में बिल्कुल ही अनजान है, न किसी चीज में उसकी राय ली जाती, न कोई भी बात उसे बताई जाती, न ही कोई उसे बातें करता, बिल्कुल अकेला। एक दो बार उसने अपनी माँ यशोदा जी से कहा भी, माँ ये कैसा खाना मिल रहा है, ये खाना खाने लायक है? सूखी रोटी, घी का पत्ता ही नहीं है, न सलाद न पापड़, कुछ भी नहीं, ये सब क्या है? बाकी भाइयों को देखो, वो कैसा खाना खा रहे हैं, एक ही घर में रह के मेरे साथ सौतेला जैसा व्यवहार। क्यों माँ? बेटा, कोई सौतेला जैसा व्यवहार नहीं है। जो भाइयों की थाली तुम्हें दिख रही है वह उनके मेहनत करने की है, वे उसके लिए मेहनत करते हैं। तुम्हारे पापा के पास इतने पैसे नहीं रहते कि वो हर महीने सबके पसंद का खाना खिला सके, सबकी फरमाइशें पूरी कर सके, सबकी इच्छाएं पूरी कर सके। तुम्हारे भाई जो भरी भरी थाली खाते हैं वह अपने दम पर खाते हैं, खुद लेकर आते हैं, और उनकी पत्नियां बना बना कर देती है। इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। तुम्हें भी खाना है तो तुम भी ले आओ सामान, तुम्हें भी मिलेगा ऐसा ही खाना। वैसे ही दो टुकड़ा जवाब देकर यशोदा जी चलती बनी। अंदर कमरे में जाकर यशोदा जी रोने लगी। आखिर माँ जो थी नवीन को रूखा सूखा खाना देती थी, उन्हें भी तकलीफ होती थी, लेकिन यह सब वो नवीन की भलाई के लिए ही तो कर रही थी। अब नवीन का उस घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, और टेंशन ऐसी हो गई थी कि बाहर घूमना, फोन पर बातें करना भी धीरे धीरे बंद हो गया था। अब जब भी प्रियंका से बात करने की कोशिश करता, प्रियंका हमेशा अपना ही रोना
रोने लगती, जो नवीन के लिए और भी तनाव भरा हो जाता था। न प्रियंका ढंग से बातें करती, न घर में किसी का व्यवहार उसके लिए अच्छा रहा, जिसके चलते नवीन हमेशा तनाव में रहता और तनाव के चलते किसी से भी हंसकर बात नहीं करता। यहाँ तक कि जिस लड़की से वह फोन पर 24 घंटे लगा रहता था, उसे भी बात बात पर चिढ़ने लगा, बात बात पर उसे लड़ने लगा और हालात ऐसे हुई कि लड़की ने खुद ही नवीन से दूरी बना ली। नरेश जी ने जब भी वह पैसे मांगता, नरेश जी किसी भी कीमत पर उसे पैसे देने को तैयार नहीं होते, चाहे वह कितना भी चिल्लाए गुस्सा करे। फिर भी नरेश जी ने जैसे कसम खा ली थी, 1 रुपए भी नहीं देंगे। परिवार की बेरुखी से अब उसे प्रियंका की याद और भी आने लगी। एक वही तो थी जिस पर वह चाहे चिल्लाए, गुस्सा करे या जो भी करे, बेचारी कभी भी पलटकर जवाब नहीं देती थी, हमेशा उसके लिए तैयार खड़ी रहती थी। लेकिन आज वह भी नहीं थी नवीन के पास। नवीन ने बार बार प्रियंका को फोन करना चाहा। 10 बार फोन करने पर प्रियंका 1 बार फोन उठाती। नवीन कहता, प्रियंका 1 महीना हो गया, अब तो चली आओ। कितने दिन रहोगी मायके, बताओ, क्या कहेंगे सब लोग? तुम्हारी इज्जत का कचरा हो जाएगा। इतने दिन मायके नहीं रहते। किस इज्जत की बात कर रहे हो नवीन? कौन सी इज्जत? यह तो मेरा मायका है, मेरे अपने लोग हैं जो जानते हैं कि मेरी स्थिति क्या रह गई है तुम्हारे घर में। मेरी कौन सी इज्जत होती है वहाँ? एक एक चीज के लिए तरस कर रह गई थी मैं। जब तुम्हारी भाभियाँ मुझे छोटी छोटी चीज देती, रोज कोई बिंदी देता, कोई सिंदूर देता, कोई चूड़ियाँ देता, कितनी हीन भावना महसूस होती है मुझे। तुम्हें पता है, शादी के 2 साल हो गए, तुमने कभी भी अपने हाथ से मेरे हाथ पर 1 रुपया रखा है? मेरे लिए चूड़ी भी लेकर आए हो? मुझे चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, मेरी कोई इच्छा नहीं होती। तुम्हारी भाभीियों को इतना पहनते ओढ़ते देखती हूँ तो मुझे तकलीफ नहीं होती कि अगर मेरा भी पति लायक रहता तो मुझे भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं रहती। अब मैं किसी भी कीमत पर नहीं आऊँगी जब तक तुम खुद अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाओगे, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझोगे, अपने परिवार को संभालने की ताकत नहीं रखोगे। मैं किसी भी कीमत पर नहीं आने वाली। अच्छा सुनो प्रियंका, तुम आ जाओ, मैं नौकरी ज्वाइन कर लेता हूँ, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा, मैं वादा करता हूँ। लेकिन तुम प्लीज़ चली आओ। नहीं नवीन, बहुत हो गए ये चिकनी चुपड़ी बातें, पिछले 2 साल से सुनती आ रही हूँ। हर बार आप मुझे ऐसी ही मीठी बातों में फंसाकर धोखा देते हैं, लेकिन अब और नहीं। मेरे साथ मेरा बच्चा भी है, मेरी अपनी ही जिंदगी नहीं है, और मैं उस घर में तो अब नहीं आने वाली हूँ जहाँ पर मुझे बेचारी की तरह देखा जाता है, जहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं होती। और तुम तो दिन रात फोन पर लटके रहते हो ना। मुझे नहीं पता तुम फोन पर क्या करते हो। अब मैं किसी से बातें नहीं करता हूँ। तुम किसी से भी घर में पूछ लो, मम्मी से पूछ लो, लक्ष्मी से पूछ लो, बिल्कुल फोन पर बात नहीं करता। मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, तुम अब तो चली आओ। नहीं नवीन, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं तो तुम कहीं बाहर जाओ, वहाँ पर नौकरी करो, 1-2 महीने वहाँ की व्यवस्था करो। नहीं चाहिए मुझे बड़ा घर, एक छोटा सा ही कमरा लो, तब मैं तुम्हारे साथ हूँ, नहीं तो फिर भूल जाओ मुझे। कहते हुए प्रियंका ने फोन काट दिया। लाचार हो गया था नवीन, फोन पटक कर चिल्लाने लगा, लेकिन कोई भी उसके आसपास नहीं आया। खुद से ही शांत होना पड़ा। पूरा परिवार अपने अपने कमरे में दरवाजा बंद करके पड़ा हुआ था। आखिर कोई इंसान कब तक अपने आप को होशियार बनाता रहेगा? अब उसकी चालाकी इस घर में और नहीं चल पाएगी। यह बात नवीन को अच्छी तरह समझ में आ गई थी, इसलिए उसने मुंबई जाकर एक नौकरी भी पकड़ ली और प्रियंका को फोन कर करके घर आने के लिए बोला। प्रियंका, अब तो तुम घर चली आओ, अब तो मैंने नौकरी भी शुरू कर दी है। नहीं नवीन, घर तो मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हारी ऐसी ऐसी नौकरियां मैंने बहुत देखी है, तुम वहीं पर रहने की व्यवस्था करो, मैं 1 महीने बाद खुद ही वहां आ जाऊंगी। लेकिन अब मैं नहीं रहूंगी, क्योंकि अगर मैं घर गई तो तुम फिर वापस नौकरी छोड़ के चले आओगे। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, ताकि तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियों का एहसास होता रहे और तुम फिर से नौकरी ना छोड़ सको। हार चुका था नवीन प्रियंका की जिद के आगे। आज पहली बार किसी के सामने झुका था और मजबूरी में उसे किराए पर एक घर लेकर सारी व्यवस्था करके प्रियंका को अपने पास बुलाना पड़ा। प्रियंका ने भी ठान लिया था,
चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर नवीन को घर जाने नहीं देगी, क्योंकि उसे नवीन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। कुछ दिनों बाद नवीन के ऑफिस जाने के बाद प्रियंका ने लक्ष्मी को फ़ोन किया और बोला, दीदी सच में ननंद हो तो आप जैसी, आप तो मेरे लिए भगवान बनकर आए। अरे नहीं भाभी, मुझे इंसान ही रहने दो, भगवान ना बनाओ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ी। अब भैया को थोड़ा भी छूट देने की ज़रूरत नहीं है, कहते हुए हंस पड़ी थी दोनों ननंद भाभी। लक्ष्मी की समझदारी से टूटता हुआ परिवार बच गया था। दोस्तों, कभी कभी रिश्तों को टूटने से बचाने के लिए कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। प्यार सिर्फ भावनाओं से नहीं, जिम्मेदारियों से भी साबित होते हैं। जब औरत चुप हो जाती है तो समझो उसने बहुत कुछ सह लिया है। प्रियंका की हिम्मत ने एक बिखरते रिश्ते को फिर से संजो दिया, पर इस बार शर्तें उसकी थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।